चलिए, हाँ जी, नौ बेटा। चैप्टर 8 करते हुए हम शुरू। ठीक है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहला पार्ट आता है एक्सप्लेन रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। पहले तो हमें ये समझना है रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है। देखो, जब हम कोई भी काम करते हैं, मतलब एक कंपनी है, फर्म है, सोल प्रोपराइटर है, तो उनके बहुत सारे काम होते हैं। रॉ मटेरियल लेना, वेंडर सिलेक्ट करना, परचेज करना, स्टोर में रखना, प्रोडक्शन को भेजना, प्रोडक्ट बनाना, फिर चेक करना, और फिर वेयर हाउस पे रखना, ऑर्डर लेना, कस्टमर को देना, कस्टमर से पैसे लेना, मतलब देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क। अब आप ये सोचो कि सारे काम एक व्यक्ति करे, मालिक, तो पॉसिबल ही नहीं है ना। उसको अपने ये काम दूसरों को सौंपने पड़ेंगे। तो जब वो दूसरे को सौंपेगा, तो उनको अथॉरिटी देगा कि भाई आपको ये वाला काम करना है, खरीदना है। तो उनकी ना जिम्मेवारी भी नियुक्त करेगा। जब तक उनकी जिम्मेवारी फिक्स नहीं की जाएगी, तब तक वो काम कैसे परफॉर्म करेंगे अच्छा सा। ये परचेज डिपार्टमेंट है, तो उसको बोला जाएंगे कि आपको परचेज करना है। ये नहीं कि बस खाली परचेज करना है, आपको इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली परचेज करना है। सेल्स डिपार्टमेंट है, उसको बोले जाएंगे कि आपको हमारा प्रोडक्ट बेचना है, और इस तरह से बेचना है कि मार्केट ग्रैब हो, पेनिट्रेट हो। एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है कि कस्टमर की कंप्लेंट के लिए, उनको हमें ये बताना है कि आपको कस्टमर की कंप्लेंट है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब तक आप किसी को भी उसकी जिम्मेवारी नहीं दोगे, तो वो काम के प्रति कैसे रिस्पॉन्सिबल होगा। भाई, भाई अगर पेरेंट्स भी बच्चे को ये कहते हैं कि तेरी जिम्मेवारी ये है कि भाई हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं पिकनिक का, तो तुम इसको मैनेज करो, इसमें कोई भी कमी पेशी आएगी तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। यू आर रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल मतलब आप जिम्मेवार हो इस काम के ना। समझ गए बात। तो कोई भी काम, इवेंट अगर किसी व्यक्ति को सौंपा जाता है, तो इसका मतलब उसको उसकी जिम्मेवारी दी जाती है। यानी कुछ भी उसमें प्लस माइनस होता है, कुछ भी फेवरेबल होता है, कुछ भी एडवर्स होता है, तो ये उसी व्यक्ति की जिम्मेवारी होती है कि हाँ भाई, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसके लिए मैं जिम्मेवार हूं। तो ये कहलाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड का मतलब कि ही हैज टू डू हिज वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, मतलब उसको अपना काम बखूबी करके दिखाना है, ताकि उसको अगला काम मिले। तो ये कंपनी में है कि हर मैनेजर को उसका काम दिया जाता है, ताकि वो अपने काम के प्रति बिल्कुल डेडिकेटेड रहे, पैशनेट रहे, क्योंकि उसको पता है कि भाई अगर मैं इस काम को अच्छी तरह से नहीं करूंगा, तो फिर मेरी नौकरी चली जाएगी, और अच्छे से करूंगा तो मुझे बोनस मिलेगा। यानी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी गई है ना, कि आप परचेज करो, आप गुड्स प्रोड्यूस करो, आप सेल्स करो, आप मटेरियल को अच्छे से मैनेज करो। तो हर एक की जिम्मेवारी फिक्स की जाती है। बात समझ में आ गई। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक हम फिक्स नहीं करेंगे, तो हमारा काम ही नहीं होगा, फिर तो सारा काम हमारा क्या होगा, स्कैटर हो जाएगा। तो इसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी हम फिक्स करते हैं, ताकि हम अपने उद्देश्य को पूरा कर सकें। बात समझ में आ गई। नहीं, अब जैसे भी आप ये कहते हैं ना कि अ, किसी भी कंट्री में सरकार एक जिम्मेवारी लेती है कि भाई देखो, ये रेल मंत्री है ना, ये स्वास्थ्य मंत्री है, ठीक है, ये सफाई मंत्री है। तो अब जो सफाई मंत्री है, उसकी जिम्मेवारी क्या है कि वो अपने पूरे एरिया में सफाई करे। कहीं भी गंदगी आती है, कहीं भी बारिश होती है और पानी जमा होता है, तो उसकी जिम्मेवारी, उस वजह से अगर कोई बीमारी फैले तो, है ना। अब रेल मंत्री है, कोई रेल का एक्सीडेंट हो जाए, तो रेल मंत्री की जिम्मेवारी होगी ना कि भाई ऐसी घटनाएं ना हो, कि क्या कारण है कि ये घटनाएं होती हैं। तो ये जिम्मेवारी फिक्स करोगे, तभी तो आप उससे सवाल जवाब कर पाओगे। बात समझ में आ गई। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का यही मतलब होता है कंपनी में। ठीक है, चलिए अब एक बार इसकी लैंग्वेज पढ़ते हैं। देखो, अंडर दिस टेक्निक एन ऑर्गेनाइजेशन डिवाइड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो जिम्मेवारियां हैं वो बांटी जाती हैं, सारी एक पर नहीं ना, अमंग द डिपार्टमेंट। यानी जिम्मेवारियों को बांटा जाता है, सारी जिम्मेवारी एक पर नहीं ला दी जाती। ठीक बात है। ईच डिपार्टमेंट हेड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्जेक्टिव। हर डिपार्टमेंट का हेड अपनी जिम्मेवारी, अपने उद्देश्य के लिए जिम्मेवार है। और डिपार्टमेंट को हम चार कैटेगरी में बांटते हैं: कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर और इन्वेस्टमेंट सेंटर। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया कि भाई हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड करते हैं डिपार्टमेंट में, और डिपार्टमेंट अपने उद्देश्य के लिए जिम्मेवार है जिसके लिए वो रखा गया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी
एक्ट है, वे जब टॉप मैनेजमेंट डेलीगेट कर देता है अथॉरिटी को ताकि वो डिसीजन ले सके। अब जब जिम्मेवारी करोगे तो अथॉरिटी भी दोगे कि भाई तुम्हारे पास अधिकार है कि तुम पैसा खर्च करो, तुम्हारे पास अधिकार है कि एडवर्टाइजमेंट करो, तुम्हारे पास अधिकार है कि ये काम करो, तभी तो तुम जिम्मेवार कहलाओगे। नहीं तो हम जिम्मेवारी कैसे आपसे सवाल जवाब कर पाएंगे जब तक आपको अधिकार नहीं देंगे। तो अथॉरिटी दी जाती है। द आइडिया बिहाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज दैट ईच मैनेजर्स परफॉर्मेंस शुड बी जज्ड। हर एक की परफॉर्मेंस जज करते हैं। अच्छा, हमने तुम्हें ये काम दिया था कि परचेज करो, हमने तुम्हें कहा था सेल्स करो, हमने तुम्हें ये कहा था मटेरियल ठीक से रखो, तो आपकी परफॉर्मेंस जज की जाएगी कि कैसा अच्छा काम किया है, ठीक है, और आपके नियंत्रण में कितना अच्छा काम हुआ है। क्लियर पार्ट पे? तो इसका मतलब क्या हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटी हर डिपार्टमेंट में डिवाइड की जाती है ताकि अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकें, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में अथॉरिटी दी जाती है, राइट भाई, और उसकी परफॉर्मेंस जज की जाती है। कैसे कि हम ये जज करते हैं कि वो कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं, और ये डायरेक्टली लिंक्ड है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर का मतलब अभी आगे समझाएंगे कि भाई ऑर्गेनाइजेशन किन किन भागों में बटा होता है, ठीक है, कौन परचेज करेगा, कौन सेल करेगा, कौन प्रोड्यूस करेगा। हाँ जी, डेकिन एंड मेहर ने ये कहा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर एक स्पेसिफिक यूनिट होता है ऑर्गेनाइजेशन में, असाइन टू द मैनेजर हु इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेशन एंड रिसोर्स। ये एक स्पेशल यूनिट होता है जब हर मैनेजर जिम्मेवार होता है, हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ऑपरेशन काम करे और रिसोर्स को ऑप्टिमम यूटिलाइज करे। हर मैनेजर की जिम्मेवारी होती है कि वो ऑपरेशनल काम करे और रिसोर्सेज को सही से यूटिलाइज करे, ठीक है। टू एनहांस द एप्लीकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इन डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग में रिस्पॉन्सिबिलिटी की एप्लीकेशन को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन को अटैच किया जाए लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिसेंट्रलाइज्ड, डिसेंट्रलाइज समझ गए, तुम परचेज करोगे, तुम सेल्स करोगे, तुम प्रोड्यूस करोगे, तुम मटेरियल हैंडल करोगे, तुम ये वाला काम करोगे, डिसेंट्रलाइज करोगे टू डिफरेंट डिवीजन एंड डेजिग्नेटेड कॉस्ट, प्रॉफिट, रेवेन्यू एंड इन्वेस्टमेंट। क्लियर बात? तो ये कहा गया कि अगर हम अपने उद्देश्यों को पूरा करना चाहते हैं तो हम इसको डिसेंट्रलाइज करेंगे, ठीक है। इस टेक्निक में ईच हेड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इज टू इन्फॉर्म, मतलब हर एक के हेड को ये बता दिया जाता है कि देखो आपको ये काम करना है, ही इज रिक्वायर्ड टू डू, आपको परचेज करना है, आपको सेल्स करना है, आपको रॉ मटेरियल हैंडल करना है, आपको वर्कर को सुपरवाइज करना है, आपको वेयर हाउस में प्रोडक्ट अच्छे से रखना है, आपको पैकिंग करनी है, मतलब हर एक को हम बता देते हैं कि क्या काम करना है और हम उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको क्या काम करना है और हम आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, राइट। और थोड़े थोड़े टाइम के बाद हर एक हेड को अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, ये मेन है। ये भी बताओ कि एक हफ्ते के बाद बताओ, 15 दिन के बाद बताओ आपने कितना काम किया, यानी एक्चुअल परफॉर्मेंस कंपेयर किया जाता है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से, और डेविएशन नोट करते हैं कि भाई हम आपसे ये उम्मीद कर रहे थे कि इतना सेल होगा, इतनी एडवर्टाइजमेंट करोगे, हम आपसे उम्मीद कर रहे थे कि डिफेक्टिव की परसेंटेज ये होगी और आपने इतनी करी। तो अगर डिफेक्टिव कम हुआ तो हम आपको बोनस देंगे, और अगर डिफेक्टिव ज्यादा हुआ तो हम आपसे सवाल जवाब करेंगे और फिर ये देखेंगे कि क्यों आ रहा है डिफेक्टिव, ताकि रेमेडियल एक्शन ले सके। क्लियर बात? डेविएशन अगर पॉजिटिव है तो हम उनको इंसेंटिव देंगे, बोनस देंगे, ठीक है, कि चलो भाई बाहर का टूर कराओ आप, और अगर डेविएशन नेगेटिव आता है तो रीजन ढूंढे। बात समझ में आ गई? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्लियर हो गया आपको? हाँ जी, अगर हम शॉर्ट में कहें रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि हम हर मैनेजर को, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, तो हम क्या करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिवाइड द रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग डिपार्टमेंट, राइट, और हर डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है, अथॉरिटी डेलीगेट करते हैं इसके लिए, हम इसके लिए अथॉरिटी डेलीगेट करते हैं, अधिकार देते हैं, तभी तो जिम्मेवारी फिक्स होगी, राइट, ठीक है।
और हर मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है अपने काम के लिए। एवरी मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल, every manager is responsible for his assigned work, for his assigned work। ठीक है, और ये डिसेंट्रलाइज होता है बेसिकली। और बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन को हम चार भागों में, चार डिपार्टमेंट में बांटते हैं। कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर। और हर मैनेजर को डिफाइन कर देते हैं कि हम आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपको क्या करना है, राइट। हम हर मैनेजर को ये बता देते हैं कि भाई व्हाट इज एक्सपेक्टिंग, ईच मैनेजर को हम बता देते हैं कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। व्हाट इज रिक्वायर्ड टू डू, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू डू, आपको क्या करना है, एंड व्हाट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, हम आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और फिर उनको रेगुलर इंटरवल पर, उनको रेगुलर इंटरवल पर इनको, हाँ जी, आप कह सकते हैं ईच मैनेजर्स ऑफ डिपार्टमेंट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट कह सकते हैं, रेगुलर इंटरवल पर अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट जमा करानी होती है। परफॉर्मेंस रिपोर्ट जमा करानी होती है 15 दिन में, 10 दिन में, क्या, जिसमें एक्चुअल वर्किंग, एक्चुअल जो काम किया ये कंपेयर किया जाता है टारगेट बजटेड से, बजटेड परफॉर्मेंस से। अगर पॉजिटिव आता है तो हम उनको बोनस देते हैं कि भाई जाके फॉरेन टूर लगा लो। नेगेटिव आता है तो हम रीजन आइडेंटिफाई करते हैं क्यों आ रहा है, राइट। तो ये कहलाता है हमारा बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ठीक है। अब इसमें चार सेंटर आते हैं, ओके, कौन कौन से। चलो, हाँ जी, सबसे पहला है देखो कॉस्ट सेंटर, सेकंड इन्वेस्टमेंट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर और रिवेन्यू सेंटर। कॉस्ट सेंटर का मतलब होता है पर्पस क्या है, रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, कॉस्ट कंट्रोल के लिए और कॉस्ट रिडक्शन के लिए। मतलब कॉस्ट सेंटर का पर्पस होता है, कॉस्ट सेंटर कौन सा होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में उस यूनिट को बोलते हैं जहां पर कॉस्ट खर्च करते हैं, जहां पर खर्चा किया जाता है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कॉस्ट सेंटर इज ए यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर एक्सपेंसेस कॉस्ट इज इनकर्ड, राइट। यानी हम ऐसे कह सकते हैं वेयर एक्सपेंसेस ऑब्लिक कॉस्ट इज इनकर्ड, ओके, जहां पर पैसा खर्च किया जाता है। अब इसके मैनेजर को हम ये बोलते हैं कि पैसा जो खर्च करोगे आप सोच समझ के खर्च करना, ये नहीं है कि अनाप शनाप खर्चा कर दो, ठीक है। तो हम आपको ये कह रहे हैं कि ये काम, इस काम को करने के लिए इतनी कॉस्ट होनी चाहिए। अब जो होनी चाहिए वो पास्ट एक्सपीरियंस प्लस फ्यूचर फैक्टर के हिसाब से निर्धारित कर देते हैं स्टैंडर्ड। और फिर जब आप काम करके देते हो तो एक्चुअल कॉस्ट कंपेयर करते हैं, यानी एक्चुअल कॉस्ट इज कंपेयर विद द स्टैंडर्ड कॉस्ट, ठीक है। इसमें ये परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन मीटर हो गया, ओके। तो हमारा पर्पस क्या है कॉस्ट सेंटर का, कॉस्ट को कंट्रोल करना, रिड्यूस करना, ठीक है। कॉस्ट सेंटर आर रिस्पॉन्सिबल सेंटर वेयर मैनेजर, मतलब सारे सेंटर रिस्पॉन्सिबल सेंटर होंगे अपने अपने कामों के लिए, हर सेंटर अपने अपने एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। ये किसके लिए होगा, कंट्रोल ओवर कॉस्ट, कंट्रोल करेगा कॉस्ट पर, कैपिटल कॉस्ट पर नहीं, रेवेन्यू खर्चों पर, ठीक है। जिस कौन से फंक्शन के लिए, जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। मान लो पेंट डिपार्टमेंट है एक ऑटोमोबाइल कंपनी में, तो किसके लिए जिम्मेवार होगा कि भाई पेंट का खर्चा कितना आना चाहिए और कितना है, पेंट का खर्चा कितना आना चाहिए, कितना है, कितना उसमें रॉ मटेरियल, कितने रिसोर्स लगने चाहिए, ओके। तो कॉस्ट सेंटर का मतलब समझ में आ गया आपको। हाँ जी, मान लेते हैं पेन डिपार्टमेंट है ऑर्गेनाइजेशन, परफॉर्मेंस एंड कैसे रिपोर्ट, कैसे फोकस करोगे, बजटेड और एक्चुअल कॉस्ट, यानी कॉस्ट किसमें, कॉस्ट किसमें, इनपुट में,
मटेरियल, मैन आवर, मटेरियल कितना लगा, लेबर कितने लगाया आपने, ठीक है। हाँ जी, कॉस्ट वेरिएंस यहाँ पर रेलिवेंट मेजर होगा। बोलो क्लियर बात। तो कॉस्ट सेंटर एक वो यूनिट होता है ऑर्गेनाइजेशन का जिसमें कॉस्ट खर्च करते हैं हम, यानी इनकी परफॉर्मेंस कैसे मेजर करोगे, एक्चुअल कॉस्ट कंपेयर विद द बजटेड कॉस्ट, कितनी खर्च हुई और कितना होना चाहिए। इनका पर्पस क्या होता है, टू कंट्रोल द कॉस्ट, टू रिड्यूस द कॉस्ट, यानी कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल। दे हैव कंट्रोल ओवर द कॉस्ट। जैसे एक ऑटोमोबाइल कंपनी में पेंट डिपार्टमेंट की बात करें तो उनका काम क्या है कि खर्चे को नियंत्रण करना, कि उनकी बजटेड कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करेंगे, कितना मटेरियल उन्होंने खरीदा, कितनी क्वांटिटी खरीदी, राइट, और कितनी खरीदनी चाहिए थी, कितने रिसोर्स लगाए, ओके। तो कॉस्ट कितनी खर्च करी आपने। कॉस्ट सेंटर का मतलब हो गया कंट्रोल द कॉस्ट, यानी कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन, ओके। चलिए दूसरा आता है हमारे पास इन्वेस्टमेंट सेंटर। सेकंड आता है, ध्यान से देखो, इन्वेस्टमेंट सेंटर। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट सेंटर का मतलब होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। ये डिसीजन मेकिंग कहलाता है बेसिकली, ये कहलाता है हमारा डिसीजन मेकिंग, कि ऑप्टिमम डिसीजन हो, यानी जो पैसा हमारी कंपनी में लगा हुआ है उस पर रिटर्न ज्यादा आए, तो उस पर हमारी रिटर्न ज्यादा आए। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ कि भाई एक कैंडिडेट जॉब के लिए जाता है कंपनी में, तो कंपनी वाले ये कहते हैं कि भाई आप बताओ हमारी कंपनी के बारे में कुछ, तो ये कहता है कि देखो सर आपकी कंपनी में प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, अमाउंट में, एब्सोल्यूट टर्म में, मतलब उससे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम एक नया यूनिट शुरू करने वाले हैं, एक्सपेंशन, और हम इतने करोड़ रुपए लगाना चाहते हैं, तो क्या ये जस्टिफाइड है या नहीं है। तो वो जवाब देता है कि देखो सर खाली पैसा लगाना कोई समझदारी नहीं है, आपने जो ऑलरेडी यूनिट लगाए हुए हैं पहले उनको जज करो, उनकी परफॉर्मेंस देखो, उनसे अगर आपकी रिटर्न अच्छी आ रही है तब तो ठीक है, और अभी तक अगर हम देखें तो जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है उससे आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी नहीं निकल रही है, तो फायदा क्या है और एक्सपेंशन करने का। आप अपने इसी में पहले इंप्रूव करो, यानी जो पैसा आपने लगाया हुआ है उसकी रिटर्न भी इतनी नहीं आ रही है जितनी आनी चाहिए थी, तो फर्दर एक्सपेंशन से पहले अपने रिसोर्स उसमें लगाने से पहले उन रिसोर्स को पहले इसी में लगाओ, कि इनसे अगर रिटर्न बढ़ जाएगी, इसमें अगर आपकी एक्सपर्टाइज हो जाएगी, इसमें जो कमियां हैं वो दूर हो जाएंगी, तब जाकर आप एक्सपेंशन की सोचो। ऐसे एक्सपेंशन करने का कोई फायदा नहीं है, पैसा लगाते चले जाओगे और रिटर्न आएगी नहीं तो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल नहीं हो पाएगा। तो ये इन्वेस्टमेंट सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस कैंडिडेट को हमने रखना था कि इन्वेस्टमेंट सेंटर का हेड, तो उससे हमें इसी जवाब की उम्मीद होनी चाहिए। आगे बात समझ में। तो जो पैसा हमने लगाया है वो सही रिटर्न दे हमारे को, नहीं। फॉर एग्जाम्पल अब डिसीजन मेकिंग सेंटर भी कहते हैं, जैसा हम ये कहें कि हम अपने, अब उनको कहेंगे कुछ कुछ बताओ कैसे रिटर्न आए, तो कहते हैं कि भाई जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने अपने एम्प्लॉयज के लिए कार का खर्चा दिया हुआ है, नहीं, तो आपके पास ऑप्शन है कि हम कार खरीद को उनको दें और खर्चा रिम्बर्समेंट करें, या फिर खर्चा रिम्बर्समेंट करें, कार या तो कार खरीद के दे दें उनको, हम पेट्रोल डाल के दे दें और बिजनेस के लिए यूटिलाइज करें, या फिर हम उनको ये बोले कि आप अपनी कार इस्तेमाल करो, जो भी आपका खर्चा होगा हम रिइंबर्समेंट कर देंगे, ठीक? या फिर उनको बोले कि कहीं भी जाना हो तो प्राइवेट कार टैक्सी इस्तेमाल करो। तो तीनों में से आप ये देखो कि किसमें हमारा खर्चा कम आ रहा है, क्या जो कार खरीद के दे रहे हो उसकी रिटर्न, उस पर जो पैसा लग रहा है, ब्लॉक हो रहा है, उसकी रिटर्न जोड़ रहे हो, उस पर खर्चा ले रहे हो, तो तीनों में से किसमें आपका खर्चा सबसे कम है, ये डिसीजन लेना, राइट, ये डिसीजन लेना, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट सेंटर। तो इसलिए कहते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कंपेयर विद एक्चुअल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, राइट। अब ये वाला पार्ट है, हाँ देखो ये थोड़ा गलत हो गया, ये वाला पार्ट पढ़ना। परफॉर्मेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट सेंटर कैन बी मेजर्ड बाय अप्रेजिंग प्रॉफिट रिटर्न टू इन्वेस्टमेंट, मतलब किसी भी इन्वेस्टमेंट सेंटर की परफॉर्मेंस कैसे मेजर्ड होगी कि उन्होंने कितनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कमाई, कितनी रेजिडुअल इनकम कमाई, कितनी इकोनॉमिक वैल्यू एडिड कमाई, राइट। ये हमारे कुछ परफॉर्मेंस पैरामीटर है, राइट। इनको हम स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट का नाम देते हैं। तो ये कहलाएगा हमारा इन्वेस्टमेंट सेंटर, कि जो पैसा लगाया है उस पर हमारी कम से कम इतनी रिटर्न तो आए। तो ये कैसे मेजर करेंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेजिडुअल इनकम, इकोनॉमिक वैल्यू एडिड, राइट। इकोनॉमिक वैल्यू एडिड अब आगे हम पढ़ेंगे क्या होता है, कि भाई कितना हमने सरप्लस कमाया है, जितना शेयर होल्डर्स हमसे उम्मीद करते हैं, राइट। चलिए
तीसरा आता है हमारे पास, हाँ जी, पहले रिवेन्यू सेंटर समझते हैं। रिवेन्यू सेंटर, इन सेंटर के हेड को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है? सेल्स रिवेन्यू बढ़ाएं। इनका पर्पस क्या है? रेवेन्यू बढ़ाना। कॉस्ट सेंटर का पर्पस क्या है? कॉस्ट कंट्रोल करना। इन्वेस्टमेंट सेंटर का पर्पस क्या है? रिसोर्स को ऑप्टिमम यूटिलाइज करना। कॉस्ट और रेवेन्यू सेंटर का पर्पस क्या है? रेवेन्यू को बढ़ाना। सेल सेंटर होते हैं, ठीक है, कि कितनी सेल आपने करी, कितनी सेल आपका टारगेट था, एक्चुअल सेल कंपेयर विद द बजटेड सेल, ठीक है, ये यहां पर आएगा। ओके, जैसे मान लो एक एयरलाइंस कंपनी है, उसके बुकिंग सेंटर है, तो वो रिवेन्यू सेंटर है, ठीक है, वो हमारा रिवेन्यू सेंटर है। उसका की मेजर्स क्या है? हम कैसे बताएंगे? सेल्स वेरिएंसेस से, कि कितनी सेल्स करनी चाहिए, कितनी सेल्स करें। ओके, वो कहलाएगा हमारा रिवेन्यू सेंटर। रिवेन्यू सेंटर का पर्पस होगा कि सेल्स को बढ़ाएं। जैसे एक एयरलाइंस कंपनी है, उसमें जो बुकिंग सेंटर है, उसका पर्पस क्या है? कि बुकिंग बढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा टिकट बेचना। कि क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करे कि रिवेन्यू बढ़े, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करे कि मार्केट में शेयर बढ़े। तो रिवेन्यू सेंटर का पर्पस होगा टू इंक्रीज द रिवेन्यू। ओके, प्रॉफिट सेंटर का पर्पस होगा प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट को बढ़ाना, यानी बोथ रिवेन्यू एंड कॉस्ट, ठीक है, यानी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना हुआ और उसको एक्चुअल प्रॉफिट से कंपेयर कर लेंगे, राइट। हाँ जी, अब जैसे कहते हैं टू इलस्ट्रेट, फैसिलिटी ऑफ कैंटीन कैन बी कंसिडर्ड एज प्रॉफिट सेंटर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कैंटीन है, वो हम प्रॉफिट सेंटर कह सकते हैं। उसकी परफॉर्मेंस कैसे मेजर होगी? डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू एंड कॉस्ट, जो हमारे पास कितनी रेवेन्यू आ रही है, कितनी कॉस्ट आ रही है। तो जो भी डिपार्टमेंट हमने बनाया हुआ है कि भाई आप ये देखो कितना पैसा आपके पास आ रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट आपको कितनी रेवेन्यू कलेक्ट करके दे रहा है, कॉस्ट डिपार्टमेंट आपको कितनी कॉस्ट इनकर करके दे रहा है, तो इनका पर्पज ये होगा कि भाई इन दोनों को कंपेयर करके प्रॉफिट को बढ़ाना। अगर मान लो रिवेन्यू ज्यादा नहीं आ रही है, तो रिवेन्यू वालों को सजेस्ट करना, कॉस्ट अगर ज्यादा आ रही है तो कॉस्ट वालों को सजेस्ट करना। तो प्रॉफिट सेंटर से हम पूछेंगे कि बताओ कितना प्रॉफिट हुआ, कॉस्ट सेंटर वाले से पूछेंगे कॉस्ट कितनी कम आई, रिवेन्यू वाले से पूछेंगे बताओ रिवेन्यू आपने कितनी ज्यादा जनरेट करी, फिर प्रॉफिट सेंटर वाले से पूछेंगे कि आपने कितना प्रॉफिट हमें कमा के दिया, फिर लास्ट में प्रॉफिट तो कमा के दिया अमाउंट में, बट क्या वो हमारी इन्वेस्टमेंट पर जस्टिफाइड है या नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट सेंटर से पूछेंगे। तो सबकी अथॉरिटी हमारी अलग अलग डिफाइन है, क्लियर है बेटा? चलो, देखो सेकंड है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। बहुत रेलिवेंट पार्ट भी है, ये इंपॉर्टेंट भी है, हमें समझना भी जरूरी है। देखो, अब आपने ये तो कह दिया अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, काम करो, बट ये एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में होना चाहिए, एक सुनियोजित होना चाहिए, प्लान होना चाहिए। ये नहीं है कि बस आपने इसको ये काम दे दिया, इसको ये काम दे दिया, एक स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहां पर हम ये कहना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये क्या करता है? आउटलाइन, फ्रेम करता है, बताता है द रोल ऑफ इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। हर एक का क्या रोल है, राम तेरा ये रोल है, श्याम तेरा ये रोल है, मोहन तुम्हारा ये रोल है, ठीक है, और डिसाइड करता है द वे इन विच अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेटेड, कि भाई तुम्हारी ये अथॉरिटी है, तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारी ये अथॉरिटी है, तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि वो आपस में कोऑर्डिनेट करें और हम अपनी कंपनी के उद्देश्य को पूरा करें। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से डिवाइडेड है, एक ऑर्गेनाइजेशन का डिवीजन आउटलाइन किस तरीके से है, ताकि हर एक की अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली डिवाइड की जा सके और वो आपस में कोऑर्डिनेट कर सके, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सके। और परफॉर्मेंस मेजरमेंट डायरेक्टली लिंक होता है स्ट्रक्चर से, तो ये ध्यान रखना, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में परफॉर्मेंस, जो मेजरमेंट का प्रोसेस हमारा कि भाई कैसे मेजर करें, मेजरमेंट का मतलब जैसे थर्मामीटर, बुखार नापने तो थर्मामीटर, तो हम कैसे मेजर करेंगे, कैसे देखेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस है। तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि हम कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन को बांटते हैं। मतलब जैसे एक बिल्डिंग होती है ना, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर क्या है? ग्राउंड फ्लोर पर एक हॉल होगा, पार्किंग होगी, या तो फर्स्ट फ्लोर पर इतने रूम होंगे, सेकंड पर इतने रूम, थर्ड पर इतने रूम, ठीक है। या कोई ऑफिस है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है मुझे बिल्डिंग का, कि भाई यहाँ पर इतने ऑफिस, यहाँ पर इंडिविजुअल ऑफिस, यहाँ पर ये डिपार्टमेंट, तो स्ट्रक्चर हो गया। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर का मतलब ये हो गया कि भाई हमें किसको कौन सा काम देना है और किससे क्या एक्सपेक्ट करना है,
तो स्ट्रक्चर की फॉर्म में, और ताकि वो आपस में कोऑर्डिनेट कर सके और कंपनी के उद्देश्य को पूरा कर सके। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं एक एंटरप्रेन्योर, सोल प्रोपराइटर कह सकते हो, फंक्शनल, डिविजनल और मैट्रिक्स। देखो एक एक करके समझते हैं। एंटरप्रेन्योर मतलब जब कोई भी एक व्यक्ति परफेक्ट होता है कि भाई मुझे ये सारे काम करने हैं, और उसका बिजनेस बहुत छोटा होता है कि वो सारे काम खुद जानता है, वो कहता है यार ये छोटा सा काम है, मैं खुद कर लूंगा। नहीं, जैसे एक रिटेल स्टोर वाला हो गया कि भाई खरीद रहा है बेच रहा है, खरीद रहा है बेच रहा है, बस एक उसने अपनी दुकान में एक सेल्समैन रखा हुआ है बस। ट्रेडर है, एक सबल खरीद के बेच रहा है, एक पान वाला है, एक छोटे मैन्युफैक्चरर कह सकते हो आप, जो अपने काम में परफेक्ट होते हैं, वो ज्यादा अपने नीचे लोग नहीं रखते हैं। ठीक है, जैसे कह सकते हो सर्विस इंडस्ट्री में भी डॉक्टर्स हो गए कि बस उसने अपना क्लिनिक खोला हुआ है कि वो अपने काम में परफेक्ट है, राइट, तो वो कहलाएगा एंटरप्रेन्योर, ऑर्गेनाइजेशनल सेक्टर। ठीक है, यहाँ पर क्या कहेंगे, ऑनर is often expected to have specialized knowledge of product to be goods or services। सर्विस का मतलब डॉक्टर हो गए, नहीं, लॉयर्स हो गए, नहीं, प्रोफेशनल्स हो गए। जब वो अपने काम में परफेक्ट होते हैं, ठीक है, तो सारा कंट्रोल और मैनेजमेंट, ठीक है, वो अपने हाथ में रखते हैं, तो वो कहलाता है एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंटरप्रेन्योर। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट नहीं होता वहां पर। ठीक है, वो जो ऑनर होता है वो ही ड्यूअल कैपेसिटी में काम करता है, वही ऑनर की कैपेसिटी में काम करता है, वही मैनेजर। ठीक है, यहाँ पर सर्विस एंटिटी इन द बिजनेस विच आर इन देयर अर्ली स्टेज, ये पहले ज्यादा चला करता था, तो ये एक तरह से हो गया सोल प्रोपराइटर। तो आप कहोगे जब कोई भी एंटरप्रेन्योर परफेक्ट होता है अपने काम में, ठीक है, तो वो ज्यादा अथॉरिटी को डेलीगेट नहीं करता है, वो खुद ही ड्यूअल कैपेसिटी में काम करता है एज ए ऑनर और मैनेजर। जैसे डॉक्टर हो गए, लॉयर्स हो गए। ओके, तो ये कहलाता है फर्स्ट हमारा स्ट्रक्चर, राइट। देखिए दूसरा आता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। देखो पहला हमने करा है, हाँ जी, फर्स्ट हमने क्या करा है, एंटरप्रेन्योर, मतलब जैसे मान लो एक डॉक्टर है, वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि वो अपने काम में परफेक्ट है, जब उन्हें पता है कि भाई मुझे ये काम करना है। जैसे फिजिशियन है, बस कोई भी पेशेंट आएगा उसको उसकी बीमारी को डायग्नोस करना है और रिकमेंड करना है कि ये दवाई, ये प्रिस्क्रिप्शन है, तो वो एंटरप्रेन्योर कहलाए, उसको ज्यादा स्टाफ की कोई आवश्यकता भी नहीं, वो परफेक्ट है अपने काम के अंदर। अब बात आती है कि अगर वो एक छोटा सा हॉस्पिटल, नर्सिंग होम खोलना चाहते हैं, समझ रहे बात को, तो वो किस में आ जाएंगे, सेकंड में आ जाएंगे, वो हमारा फंक्शनल में आ जाएगा कि भाई हम अब हम डिपार्टमेंट बना देते हैं, अब हम एक डिपार्टमेंट बना देते हैं कि कई टाइप के पेशेंट्स आएंगे, डिफरेंट, मतलब नर्सिंग होम हो गया तो डिफरेंट टाइप के पेशेंट्स आएंगे हमारे पास, तो अलग अलग डिपार्टमेंट बना देंगे, तो कहलाएगा फंक्शनल, और हर डिपार्टमेंट की अथॉरिटी हम फिक्स कर देंगे। बट जो मेन ऑनर होगा वो अब यहाँ ड्यूअल कैपेसिटी में काम नहीं करेगा कि भाई एज ए ऑनर और एज ए मैनेजर, कि भाई उसकी वो तो था एंटरप्रेन्योर कि भाई मेरी सारी जिम्मेवारी है, कॉस्ट भी कम खर्चा करूं, रेवेन्यू भी बढ़ाऊं, और जो पैसा लगाया है इन्वेस्टमेंट उसकी रिटर्न भी, वो सब जिम्मेवारी उसकी थी। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, जो मैनेजर है मेन, सॉरी जो सीईओ है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मेन, जो ऑनर है, उसकी जिम्मेवारी क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्ट मिक्स, प्राइसिंग, मतलब मार्केट में मैं क्या प्राइस रखूं, क्या क्या प्रोडक्ट बेचूं, राइट, मेरी इन्वेस्टमेंट पर कितने रिटर्न आनी चाहिए, तो ये जिम्मेवारी तो सीईओ की रहेगी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की रहेगी। तो इसकी जिम्मेवारी क्या रहेगी, ये ऑनर बेसिकली कहलाएंगे, ये ड्यूल में काम नहीं करेंगे, इनकी जिम्मेवारी होगी प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या रखें हम, नहीं, इनकी जिम्मेवारी होगी कि प्रोडक्ट मिक्स क्या रखें हम, राइट, इनकी जिम्मेवारी होगी कौन कौन सा आउटपुट बेचें, आउटपुट डिसीजन, ये सारे डिसीजन तो अपने पास रखेंगे, नहीं, कितनी रिटर्न होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट पर, तो ये सारे जो डिसीजन होंगे वो ऑनर अपने पास रखेंगे, तो डिसेंट्रलाइज कर देंगे बाकी के, की प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज, ठीक है, मार्केटिंग। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहलाएगा बिजनेस डिपार्टमेंटाइजेशन का कहलाएगा। ठीक है, इस बिजनेस फंक्शन के हिसाब से प्रोडक्शन अलग होगा, ऑपरेशन अलग होंगे, मार्केटिंग अलग होंगे, फाइनेंस अलग होंगे।
ठीक है। इन सब में क्या होगा, लो कॉस्ट आना चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन आना चाहिए। ठीक है, तो ये किसके लिए, स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस के लिए। ये किसके लिए एप्लीकेबल है, वेरी स्मॉल नहीं, स्मॉल एंड मीडियम साइज, जैसे नर्सिंग हो गया, बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं हो गया। ठीक है, स्टेबल एनवायरनमेंट में होना चाहिए। ओके, तो प्रोडक्ट प्राइसिंग का, मिक्स का, आउटपुट का डिसीजन सीईओ रहेगा, यानी ऑनर का रहेगा। अब बाकी के डिसीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अपने पास रखेंगे। ध्यान से सुना, प्रोडक्शन की जिम्मेवारी अलग से मैनेजर को दे देंगे, मार्केटिंग की जिम्मेवारी अलग दे देंगे, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी अलग दे देंगे, परचेज की जिम्मेवारी अलग, R&D की अलग। अब प्रोडक्शन मैनेजर को क्या बोलेंगे, कॉस्ट सेंटर, सीसी का मतलब कॉस्ट सेंटर, फाइनेंस, परचेजिंग, रिसर्च, ये कॉस्ट सेंटर कहलाएंगे। और जो मार्केटिंग मैनेजर है वो रेवेन्यू सेंटर कहलाएगा। जो मार्केटिंग मैनेजर है वो रेवेन्यू सेंटर कहलाएगा। जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑनर है बेसिकली, वो प्रॉफिट सेंटर ही कहलाएगा, एज वेल एज इन्वेस्टमेंट सेंटर। बात समझ में आ गई, तो ये कहलाएगा बेसिकली फंक्शनल। अब जो प्रोडक्शन मैनेजर होगा, ठीक है, वो बाकी के फंक्शन दूसरों को दे देगा, यानी वो कॉस्ट सेंटर। बाकी के फंक्शन में क्या आ गए कि भाई आप रॉ मटेरियल को कैसे कन्वर्ट करो, कैसे सुपरवाइज करो, प्रोडक्शन मेथड क्या रखो, कौन सी मशीनें कैसे ऑपरेट करेंगी, सिंगल शिफ्ट में काम होगा, डबल शिफ्ट में काम होगा, तो अदर फंक्शनल मैनेजर अपॉइंट कर देंगे अपने नीचे। क्योंकि एक प्रोडक्शन मैनेजर तो सारा काम नहीं कर पाएगा ना, प्रोडक्शन मैनेजर भी अपने पास डिफरेंट मैनेजर अपॉइंट कर लेंगे कि तुम्हारा काम रॉ मटेरियल को लेकर रखना है, तुम्हारा काम रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तुम्हारा काम प्रोडक्ट बनाकर उसकी आउटपुट रिपोर्ट देना है, तुम्हारा काम ये जज करना है कि कौन सी मशीनें बेकार हैं, किस मशीनों में कब पार्ट रिप्लेस कर रहे हैं। तो वो सारे काम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे प्रोडक्शन मैनेजर, तो वो कहलाएगा अदर फंक्शनल मैनेजर। ये सबकी जिम्मेवारी प्रोडक्शन मैनेजर को दे देंगे। तो ये कौन सा कहलाएगा, फंक्शनल। किसके लिए एप्लीकेबल है ये, स्मॉल एंड मीडियम साइज। यहां पर जो मालिक होगा वो ड्यूल में काम नहीं करेगा कि भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारी, जैसे हमने फर्स्ट में किया था ना, ड्यूल में काम किया था, वो नहीं कि मैनेजर का भी काम कर रहा है, ऑनर का भी काम कर रहा है, नहीं, यहां सिर्फ ऑनरशिप में काम करेगा, मैनेजर काम आगे दे देंगे। यानी हम अपना काम क्या करेंगे, ऑनर सिर्फ प्रोडक्ट प्राइसिंग, कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में बेचना है, क्या प्रोडक्ट क्या डिसीजन लेना है, कितने इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न आनी चाहिए, ये सारे डिसीजन हमारा चीफ ऑनर लेगा। और कहां से परचेज करना है, कितना गुड्स बनाना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, R&D टाइम टू टाइम होता रहे, ये सारे जिम्मेवारी हम अलग अलग डिपार्टमेंट बनाकर दे देंगे। क्योंकि काम थोड़ा बढ़ रहा है, क्योंकि हम अपने सर्विस मतलब अपनी जो सर्विस दे रहे थे जैसे डॉक्टर, वहां से नर्सिंग होम पर आ गए हम। बात समझ में आ गई, तो प्रोडक्शन मैनेजर कॉस्ट सेंटर कहलाएगा, R&D, एडमिनिस्ट्रेशन, परचेज, ये कॉस्ट सेंटर कहलाएंगे। जो मार्केटिंग मैनेजर होंगे ये रिवेन्यू सेंटर, सेल्स सेंटर, कि भाई रिवेन्यू जनरेट करो आप। ओके क्लियर, चलिए अब तीसरे पर आते हैं, ध्यान से देखो, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल। ठीक है, डिविजनल पहला था एंटरप्रेन्योरियल, सेकंड था फंक्शनल, तीसरा है डिविजनल। एंटरप्रेन्योरियल में एक सोल प्रोप्राइटर होता है जो सारे परफेक्ट होता है, मैनेजर भी रोल प्ले करता है, ऑनर का भी। और फंक्शनल में क्या होता है कि सिर्फ हम डिसीजन लेते हैं, जो बाकी की जिम्मेवारी होती है खरीदना, बेचना, बनाना, वो हम आगे दे देते हैं। ये सिंपल सी बात होगी। तो स्मॉल और मीडियम में आ गया फंक्शनल, तीसरा आ गया डिविजनल। ये बेसिकली आगे जब बड़े बड़े कंपनीज में काम होता है, मैं आपको पहले समझा देता हूं डिविजनल। इसमें ध्यान दे, देखो जैसे इसका एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे रिलायंस कंपनी है, डिविजनल की बात कर रहे हैं, जैसे टाटा है, ठीक है। अब ये इनके पास एक प्रोडक्ट, इनके पास एक लाइन नहीं है, इनके पास अलग अलग लाइन है बेसिकली। एक लाइन है, जैसे मान लो कहते हैं प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट एक्स का मतलब हमने कह दिया भाई, इसको नाम दे दिया हमने रिलायंस पेट्रो। बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये दे दिया रिलायंस केमिकल, ये क्या दिया, रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन। तो जब एक कंपनी बहुत सारे मतलब मल्टीपल लाइंस में डिवाइड हो जाती है, तो सर फिर हम केवल मैनेजर को अपॉइंट करके काम नहीं कर सकते ना, फिर हमें क्या होता है, अलग अलग कंपनीज बनानी पड़ जाती है।
कि भी एक्स प्रोडक्ट के लिए, एक्स प्रोडक्ट का मतलब ये हो गया कि एक अलग प्रोडक्ट लाइन, ध्यान रखना, प्रोडक्ट एक्स का मतलब हो गया प्रोडक्ट लाइन अलग हो गई, ठीक है, ये प्रोडक्ट लाइन अलग हो गई। तो अलग अलग प्रोडक्ट लाइन के लिए अलग अलग कंपनी फॉर्म कर लेते हैं हम, और फिर उस कंपनी में हम एक अथॉरिटी दे देते हैं मैनेजर की, डिविजनल मैनेजर बोलते हैं कि भाई हमने ये दे दिया रामलाल को, समझ रहे हो, ये दे दिया हमने श्यामलाल को, ये दे दिया मोहनलाल को, ठीक है। तो ये कहलाया हमारा मैनेजर, ये कहलाए हमारे मैनेजर, ये कहलाए इनके मैनेजर, यानी ये रिस्पॉन्सिबल है उस कंपनी के सभी कामों के लिए, समझ रहे हो, ये किसके लिए मैनेजर जिम्मेवार है, उस कंपनी के सभी कामों के लिए। यानी चीफ एग्जीक्यूटिव अपने पास कुछ नहीं रखते, ये सबसे रिपोर्ट लेते हैं, लो भी रामलाल बताओ तुमने कितना प्रॉफिट कमाया, जो इन्वेस्टमेंट मैंने आपको करके दी है, जो आपके लिए पैसा लगाया उस पर कितनी रिटर्न आई। तो ये जो मैनेजर होगा किसके लिए जिम्मेवार होगा, इन्वेस्टमेंट सेंटर और एज वेल एज प्रॉफिट सेंटर सारे। फिर इनको कहेंगे आगे अदर फंक्शनल मैनेजर। ये इन्वेस्टमेंट सेंटर हो गए ना हमारे सारे, ये हमारे सारे इन्वेस्टमेंट सेंटर हो गए, आईसी का मतलब इन्वेस्टमेंट सेंटर। फिर ये अपने नीचे रखेंगे फंक्शनल मैनेजर, इसमें आ जाएंगे सारे, कौन कौन से, परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, नहीं, ठीक है, मार्केटिंग मैनेजर, आर एंड डी, समझ, ये सारे आ जाएंगे वही सेम, ये सारे इसमें आ जाएंगे, बोलो क्लियर बात, परचेज मैनेजर, ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजर, रिसर्च, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे कहलाएंगे हमारे कॉस्ट सेंटर, और मार्केटिंग वाला कहलाएगा रेवेन्यू सेंटर, ये सब। तो ये सारा क्या कहलाया हमारा, हाँ जी, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। समझ में आ गई बात भाई। जब एक बहुत बड़ी कंपनी के डिफरेंट मल्टीपल सेक्शन हो जाते हैं, जब वो मल्टीपल लाइंस में काम करते हैं, जैसे रिलायंस हो गए, टाटा हो गए, तो वो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है। वहां पर हम हर प्रोडक्ट लाइन के लिए अलग अलग मैनेजर अपॉइंट कर देते हैं और उनको इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट सेंटर का नाम देते हैं, उनके नीचे फंक्शनल मैनेजर आ जाते हैं, परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, आर एंड डी और हो गया क्लियर बेटा। हाँ जी, एन ऑर्गेनाइजेशन विच डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हैज वेरियस डिवीजन ऑपरेटिंग ऑटोनोमसली, अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। इसको स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट का मतलब इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट सेंटर होता है ना, इफ कैपेबल टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, समझ आ गई कि भैया पेट्रो अलग लाइन, केमिकल अलग लाइन, कम्युनिकेशन अलग लाइन, ठीक है, अंडर द ब्रॉड कॉर्पोरेट फ्रेमवर्क अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल एरिया, मार्केट हो गया, प्रोडक्ट हो गया सर, ठीक है। इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, डिसेंट्रलाइज कर देते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को बांट देते हैं अलग अलग, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, डिविजनल हेड फ्री होते हैं, डिविजनल हेड फ्री होते हैं, रामलाल, श्यामलाल, मोहनलाल, ये फ्री होते हैं कितने में बेचो, नहीं, कौन सा मार्केट चूज करना, वही तीनों चीजें, प्रोडक्ट मिक्स, आउटपुट, डिसीजन। बात समझ में आएगी, क्या कहना चाहते हैं हम यहाँ पर रामलाल, मोहनलाल, सोहनलाल जो डिविजनल मैनेजर होते हैं, उनको जो आपने अभी ऊपर काम दिया था फंक्शनल वाले में जो सीईओ का काम था, वो यहाँ पर डिविजनल मैनेजर का काम हो जाता है कि आप इंडिपेंडेंट हो, आप खरीदो, आप बेचो, प्रोडक्ट मिक्स का डिसीजन लो, प्राइसिंग का डिसीजन लो, तो आप सबके लिए जिम्मेवार हो जाते हो, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ग्रोइंग कंपनी के लिए होता है, ओके। चलो बात समझ आ गई। तो सबसे पहले था कि हम इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, कि अपना सामान बेच रहे हैं, बस हम सब में परफेक्ट है, एंटरप्रेटिंग। सेकंड था फंक्शनल, जब मेरा काम बढ़ रहा है, मैं नर्सिंग होम पर जा रहा हूँ, तो अपने काम को अलग अलग भागों में बांटूंगा, फिर भी मेरा जो सीईओ जो मालिक है उसका इन्वेस्टमेंट सेंटर और प्रॉफिट सेंटर का रहेगा, प्रोडक्ट मिक्स का डिसीजन रहेगा, प्राइसिंग का रहेगा कि कौन सा प्रोडक्ट बेचूं बाजार में, क्या प्राइस रखूं मैं, ये सारे डिसीजन उसके रहेंगे, ठीक है। फिर वो आगे दे देगा प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर, आर एंड डी और रेवेन्यू सेंटर, इस तरह की मार्केटिंग। तीसरा आ गया हमारे पास जब मल्टीपल, यानी बहुत बड़ा बिजनेस हमारा हो रहा है, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, तो हर एक लाइन के लिए एक मैनेजर अपॉइंट कर देंगे, उसकी जिम्मेवारी होगी कि भैया तुम इन्वेस्टमेंट सेंटर हो, तुम्हारे पास सारी जिम्मेवारी है कि प्रोडक्ट मिक्स का डिसीजन लो, प्राइसिंग का डिसीजन लो, कहाँ माल बेचना है, किससे माल खरीदना है, सारी जिम्मेवारी इनकी होगी। उसके लिए फिर हम इनको आगे आगे अथॉरिटी दे देंगे, आप रखो परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर,
मार्केटिंग मैनेजर R&D, तो अलग अलग ऐसे दे देंगे, इसको बोलते हैं डिविजनल, ये ग्रोइंग के लिए होता है। हो गया पार्ट क्लियर? चलिए अगला आता है मैट्रिक्स। हाँ जी, आगे देखिए मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मिक्स, ये कहते हैं बेसिकली कई बार क्या होता है कि जो ऊपर हमने पढ़ा था अभी डिविजनल, अभी जो हमने करा है ये वाला पार्ट डिविजनल, इसके ना प्योर बेनिफिट लेने के लिए इसमें कई बार कमी ये आ जाती है, ध्यान से देखो कि हम जो ऑनर है मालिक है, ठीक है, उसने रामलाल श्यामलाल मोहनलाल को अपॉइंट कर दिया कि तुम ये देखोगे तुम ये देखोगे, तुम्हारे नीचे ये लोग काम करेंगे। तो ये जो प्रोडक्शन मैनेजर है परचेज मैनेजर किसको रिपोर्ट कर रहा है? अपने हेड को, और फिर उनका हेड मालिक को रिपोर्ट कर रहा है। तो कई बार यहां ये दिक्कत आ जाती है कि हम बेनिफिट डिराइव नहीं कर पाते कि ये लोग अगर कुछ कमी पेशी करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी में तो वो इसको रिपोर्ट करते हैं, और ये फिर प्रॉपर रिपोर्ट नहीं कर पाते, इनको इनकी कमी को छुपा देते हैं। तो हम मिक्स फॉलो करते हैं स्ट्रक्चर में, क्या करते हैं कि यहां पर हमें लगता है कि यार यहां पर कुछ ऐसा स्टाफ है जो प्रॉपरली रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से काम नहीं कर रहा और हमारा डिविजनल हेड उसको कवर कर रहा है, तो हम उनसे डायरेक्ट रिपोर्टिंग भी लेना चाहते हैं। समझ गए कि हम इनके स्टाफ को बोलते हैं कि भाई ये जो परचेज मैनेजर है आपको अपने डिविजनल मैनेजर को रिपोर्ट करना है और हमें डायरेक्ट रिपोर्ट करना है। समझ गए बात? तो वो कहलाती है, ताकि हम ये देख सकें कि कहां कमी आ रही है, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। क्या होता है इस इन मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्रॉस फंक्शनल टीम, क्रॉस फंक्शनल टीम यानी आप अपने हेड को रिपोर्ट करोगे और चीफ, आप अपने हेड को रिपोर्ट करोगे और चीफ एग्जीक्यूटिव को भी रिपोर्ट करोगे, टू रीप द बेनिफिट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, स्पीडी डिसीजन, अर्ली रिजोल्यूशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव डिस्प्यूट। इसका मतलब ये हुआ कि जो परचेज मैनेजर है कई बार अपने डिविजनल मैनेजर को बार बार बोलते रहते हैं कि सर ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट है, उनके मैनेजर कई बार ओवर मतलब उसको ओवरलुक कर देते हैं। तो अगर वहां भी रिपोर्ट होगी और टॉप मैनेजमेंट को भी रिपोर्ट होगी तो इशू जल्दी रिजॉल्व होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे क्रॉस फंक्शनल टीम कंटेन्स स्टाफ फ्रॉम डिफरेंट फंक्शंस हु आर रिस्पांसिबल फॉर टारगेट। देखो चीफ एग्जीक्यूटिव हो गया, ठीक है, मालिक, जैसे रिलायंस टाटा। अब इसने क्या करा, 3 प्रोजेक्ट हैं, जैसे प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी, रिलायंस पेट्रोल, रिलायंस केमिकल, रिलायंस कम्युनिकेशन। अब इसने क्या करा, ध्यान से देखिए, हमने 3 प्रेसिडेंट बना दिए, फाइनेंस का अलग, मैन्युफैक्चरिंग का अलग, सेल्स का अलग। ये तीनों रिपोर्ट करेंगे किसको? चीफ एग्जीक्यूटिव को। ठीक है, अब यहां पर हमने जो शेडेड स्टाफ है, कुछ स्टाफ ऐसा अपॉइंट कर दिया जहां पर हमें प्रॉब्लम आ रही थी। देखो जैसे ये स्टाफ है, ये स्टाफ है, तो इन स्टाफ को, ये स्टाफ किसको रिपोर्ट करेंगे? ध्यान से देखो, जो शेडेड है वो रिपोर्ट करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजर को, और ये स्टाफ रिपोर्ट करेगा किसको? अपने वाइस प्रेसिडेंट को भी। तो यानी ये प्रोजेक्ट मैनेजर को भी रिपोर्ट करेगा एक तरह से, और जो हमने प्रेसिडेंट बना दिए थे उनको भी रिपोर्ट करेंगे ये, तो डबल रिपोर्टिंग हो गई। और फिर ये रिपोर्टिंग यहां पर चली जाएगी, तो चीफ एग्जीक्यूटिव के पास 2 जगह से रिपोर्टिंग आएगी इस स्टाफ की। मान लो मैं कहता हूं एक्स है, मान लो मैं कहता हूं वाई है, तो एक्स और वाई स्टाफ की रिपोर्टिंग एक तो आएगी प्रोजेक्ट मैनेजर से और एक आएगी वाइस प्रेसिडेंट से। तो फिर हम देख लेंगे दोनों को कंपेयर करके, ऐसी हर प्रोजेक्ट में। तो जो स्टाफ हमने शेडेड करा है लेट्स से रैंडमली, तो उनकी रिपोर्टिंग डबल हो जाएगी। चलिए ये कहलाएगा मिक्स, राइट? तो एक तो हो गया एंटरप्रेन्योर, एक फंक्शनल, एक डिविजनल, एक मिक्स। ठीक है, एंटरप्रेन्योर में क्या था कि जब मालिक सेंट्रलाइज, वो कहता है कि मैं परफेक्ट हूँ, डॉक्टर है, लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो ये कहता है हम अपने एक एरिया में अपना काम करते हैं, बस ऑनर ऑनरशिप में काम करते हैं, परफेक्ट हैं, वो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वो एंटरप्रेन्योर। सेकंड क्या है डिविजनल, कि जब हम एक नर्सिंग होम खोलना चाहते हैं तो सीईओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? प्रोडक्ट मिक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, प्राइसिंग की होगी, डिसीजन की होगी, तो वो बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग सौंप देते हैं, परचेज की, प्रोडक्शन की, R&D की, मार्केटिंग की। फिर बाकी, अब जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गई तो उसमें अलग फंक्शनल डिपार्टमेंट आ जाएंगे कि स्टोरेज की ये, रॉ मटेरियल कन्वर्ट करने की ये, सुपरविजन की ये, तो वो कहलाएगा एक तरह से डिविजनल। अब जब मेरा काम बहुत ज्यादा, ये किसके लिए होता है? मीडियम, स्मॉल और मीडियम के लिए। अब जब मेरा काम बहुत बढ़ जाता है, जैसे रिलायंस हो गया, तो अलग अलग प्रोडक्ट लाइन हो जाती है, केमिकल अलग हो गया, पेट्रोल अलग हो गई, कम्युनिकेशन अलग हो गया, ग्रोसरी अलग हो गई, वेजिटेबल्स अलग हो गए। तो इन सब के लिए हम क्या करते हैं? अलग अलग यूनिट, अलग अलग मैनेजर अपॉइंट कर देते हैं, और उस मैनेजर के नीचे हम ये सारे फंक्शनल अपॉइंट कर देते हैं।
अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आती है, अच्छा एक मिनट, यहाँ पर सीईओ अपनी अथॉरिटी जो प्रोडक्ट मिक्स की है, जो प्राइसिंग की है, जो इन्वेस्टमेंट की है, वो डिविजनल मैनेजर को दे देते हैं। फिर डिविजनल मैनेजर आगे दे देते हैं अथॉरिटी परचेज की, प्रोडक्शन की, सेल्स की, R&D की, राइट। अब यहाँ पर क्या दिक्कत आती है कई बार कि कुछ मैनेजर अपनी रिपोर्टिंग देते तो हैं अपने डिविजनल हेड को, पर वो रेमेडियल एक्शन नहीं हो पाते हैं। तो फिर सीईओ ये कहता है कि ठीक है, फिर मैं एक मिक्स बनाता हूँ कि आप उनको भी रिपोर्ट करोगे, मुझे भी रिपोर्ट करोगे, वो कहलाएगा मिक्स। ओके, ये कहलाएगा हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब समझ गए कि भाई एक ऐसा सिस्टम तो बताओ ताकि जो मैंने डिवीजन बनाए हैं मैं उनकी परफॉर्मेंस मैनेज कर पाऊं। मतलब वी शुड डेवलप ए सिस्टम। भाई आपका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, चाहे एंटरप्रेन्योर का है, चाहे डिविजनल है, ठीक है, चाहे वो मिक्स है, समझ रहे हो, ये देखो ना, चाहे आपके पास मिक्स है, डिविजनल है, चाहे फंक्शनल है। अब कोई सा भी आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है कि मान लो हम ये बात कर रहे हैं फंक्शनल है कि भी मैंने जो मालिक है उसने अपनी अथॉरिटी सबको दे दी, खाली प्रोडक्ट मिक्स की, प्राइसिंग की, है ना, कि कौन सा प्रोडक्ट बेचेंगे ये अपने पास रखा इन्वेस्टमेंट, और बाकी प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, R&D, परचेज, ये सारी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे इन्होंने उनको अलग अलग डिपार्टमेंट को दे दी। तो वो कैसे काम कर रहे हैं, एक ऐसा सिस्टम तो होना चाहिए कि उनके परफॉर्मेंस पर कंट्रोल किया जा सके। अगर मैं कोई ऐसा मैनेजमेंट ही नहीं रखूंगा, सिस्टम ही नहीं बनाऊंगा कि उनकी परफॉर्मेंस इवेल्युएट हो पाए, फिर तो कोई भी कैसा भी काम करेगा, मेरे पास कोई पैमाना ही नहीं होगा, फिर तो हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा ही नहीं कर पाएंगे। तो वो ये कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट शैल बी कंसिडर्ड एज एसेंशियल एस्पेक्ट, मतलब ये जरूरी है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। ठीक है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में बी सीन 4 स्टेज। सबसे पहले डिटरमाइन करो स्ट्रक्चर क्या है, सोल प्रोपराइटर है, एंटरप्रेन्योर वाला, फंक्शनल है, डिविजनल है या क्रॉस, उसके हिसाब से सिस्टम बनाओगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर डिफाइन करो, ठीक है, फिर ये करो कि भाई किसकी कितनी डिग्री है अथॉरिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कौन क्या क्या काम करेगा, उसके बाद कितना मैं अधिकार दे रहा हूं, कितना हम उससे एक्सपेक्ट करें, डिग्री ऑफ डेलीगेशन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। फिर परफॉर्मेंस मेजर उसके लिए एस्टेब्लिश करो, फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में कौन से आ जाएंगे बेसिकली कि भाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी है, EVA कितनी है, समझ गए, रेजिडुअल इनकम कितनी है। नॉन फाइनेंशियल में आ जाएगा बैलेंस स्कोर कार्ड, बेंच मार्किंग, परफॉर्मेंस प्रिज्म, परफॉर्मेंस पिरामिड, ये सारे। फिर उनको रिव्यू करो आप। रिव्यू करो का मतलब केपीआई, केपीआई का मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, कैसे पता चलेगा कि आपने अपने उद्देश्य को पूरा किया है, डिफरेंस निकालो और करेक्टिव एक्शन। तो इसका मतलब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में हमने सबसे पहले क्या डिफाइन करा कि आप सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिफाइन करो, कौन सा है, नहीं सोल प्रोपराइटर है, एंटरप्रेन्योर है, फंक्शनल है, डिविजनल है, क्रॉस है, कौन सा है, एक बात है। फिर सेकंड आप डिफाइन करो डिग्री, किसको क्या दे रहे हो, नहीं डिग्री ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेलीगेशन कितना दिया है, ठीक है। और फिर परफॉर्मेंस मीजर सेट करो, कौन से, फाइनेंस और नॉन फाइनेंस, ओके। और फिर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ठीक, ये कहलाएगा हमारा सिस्टम। मतलब वी शुड डेवलप ए सिस्टम विच एंश्योर्स दैट ऑल द डिपार्टमेंट आर डूइंग देयर वर्क इफेक्टिव मैनर, ये कहलाएगा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। हो गया क्लियर बेटा, चलिए अब अगले पर आते हैं हम। हाँ जी, अगला है डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट। मतलब ये हमारा कोर एरिया है, वो कहना चाहता है ठीक है आपने परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम बता दिया, अब जो डिविजनल है स्ट्रक्चर उसमें मैं परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम कैसे लगाऊं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनो, सबसे पहली बात क्या कहते हैं हम, ये जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम होगा डिविजनल वाला, ये मेन रोल प्ले करेगा हम अपनी स्ट्रेटेजी को जो फॉलो करेंगे। जब एक कंपनी की स्ट्रेटेजी, जैसे रिलायंस, डिविजनल का मतलब बताया था ना आपको, जैसे रिलायंस है ना, अब इसके कई ग्रुप्स हैं, टाटा है, कई ग्रुप्स हैं, रिलायंस पेट्रो, रिलायंस केमिकल, रिलायंस
कम्युनिकेशन, रिलायंस, ग्रोसरी शॉप, इस तरह से कई सारे रोल्स हैं, कई सारे यूनिट है, उन सब के लिए अलग अलग हमने सीईओ बना दिए, उन सब के नीचे फिर अलग अलग फंक्शनल बना दिए। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस मेजर करना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना बड़ा ज्यादा काम होगा, जितना ज्यादा डिसेंट्रलाइज होता चला जाएगा, उतनी ज्यादा परफॉर्मेंस मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ती चली जाएगी। ठीक है, यही कहते हैं इफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज डिविजनलाइज, यानी परफॉर्मेंस आल्सो नीड टू बी मेजर्ड एट द डिविजनल लेवल। मतलब अगर कोई कंपनी डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को फॉलो करती है, तो हर डिवीजन का मतलब हर यूनिट, यानी पेट्रो का अलग परफॉर्मेंस करो, केमिकल का अलग, कम्युनिकेशन का अलग, मतलब सब अलग अलग डिवीजन की परफॉर्मेंस मेजर करो। ठीक है, इट्स ऑब्वियस, जरूरी है कि टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ डिवीजन सर्टेन परफॉर्मेंस मेजर नीड टू बी एस्टेब्लिश्ड। सबसे पहली बात क्या हो गई कि भी जरूरी है हर डिवीजन का अलग अलग परफॉर्मेंस मेजरमेंट करना जरूरी है। ओके, और कैसे मेजर करोगे, मतलब कौन सा थर्मामीटर लगाओगे, कौन सा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर लगाओगे, ये देखोगे। और ये जरूरी है कि भाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो डिविजनल स्ट्रक्चर ऑपरेट करती है, तो उनके पास कई सारे इश्यूज आते हैं, क्योंकि जब ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा लाई होगी ना, जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा वैरायटीज ऑफ वर्क होगा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सामने आएंगी। तो उन सबको हमें क्या करना है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट करनी है। कैसे, क्या इश्यूज होंगे, ध्यान से देखो। इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिवीजन, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट पर डिपेंड होगा। right? जैसे आप कहते हैं ना, सिंपल सी बात, हम एक फ्लैट बना रहे हैं, ठीक है, उसमें कई सारे टीम लगा दिया आपने, एक इलेक्ट्रीशियन है, एक प्लम्बर है, एक कारपेंटर है, एक स्टोन पॉलिश करने वाले। तो अगर कहीं कमी आ जाती है, तो कई बार क्या होता है, अगर आप अलग अलग डिवीजन नहीं बनाओगे, तो एक दूसरे की गलती निकालेगा, सर ये तो कारपेंटर की गलती है, कारपेंटर वाला कहेगा नहीं सर ये तो बिजली वाले की गलती है। तो वही होगा डिविजनल में, अगर आप अलग अलग यूनिट बनाकर उनको आइडेंटिफाई नहीं करोगे, उनके अलग अलग पैरामीटर नहीं बनाओगे, क्योंकि वो इंटरडिपेंडेंस होते हैं, एक का काम दूसरे पर निर्भर होता है। तो आप जब तक उनकी परफॉर्मेंस इंडिकेटर अलग अलग नहीं निर्धारित करोगे, तो आप अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो इंटरडिपेंडेंस होते हैं। ठीक है, गोल कॉन्फिडेंस मतलब उद्देश्य को पूरा करने क्या क्या इश्यूज होते हैं कि सर एलोकेशन ऑफ कॉस्ट टू शेयर्ड सर्विसेज, मतलब हर डिपार्टमेंट, जैसे हेड ऑफिस है, उसका रेंट है, उसमें जो मैनेजर्स हैं वो सबके लिए काम कर रहे हैं, तो उसकी सर्विस सब में बटेगी, है ना। इंटरनल ट्रांसफर पॉलिसीज क्या क्या हैं, ये सारे डिविजनल परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिविजनल ट्रांसफर प्राइस रख लेंगे, एबीसी रख लें या एबीएम रख लें, ये हम फॉलो कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया। तो अगर कोई कंपनी डिविजनल परफॉर्मेंस में डिविजनल स्ट्रक्चर को फॉलो करती है, तो सबसे पहले जरूरी है हर डिवीजन का अलग अलग परफॉर्मेंस करोगे फॉलो, ताकि हम अपने उद्देश्य को पूरा कर सकें। ठीक है, और इनमें वैरायटी ऑफ इश्यूज आते हैं, कैसे कि हेड ऑफिस के खर्चे कैसे बांटेंगे, ये इंटरडिपेंडेंस होते हैं। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करता है, तो कितने में ट्रांसफर करेगा, क्लियर। कॉस्ट कैसे एलोकेट होगी, इसके लिए हम एबीसी या एबीएम को फॉलो कर सकते हैं। राइट, हाँ जी। अब आगे की बात करते हैं हम, अच्छे परफॉर्मेंस मेजरमेंट में क्या होना चाहिए, कि भाई इंसेंटिव होना चाहिए, नहीं कि अगर अच्छा काम करोगे तो आपको बोनस देंगे, आपको इंसेंटिव देंगे। ठीक है, इसमें वो फैक्टर इंक्लूड करें जो डिविजनल मैनेजर अकाउंटेबल है, अनकंट्रोलेबल फैक्टर को ना करें, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव रखें। अब इसमें दोनों को रखेंगे हम इंडिकेटर, फाइनेंशियल भी और नॉन फाइनेंशियल भी। फाइनेंशियल में कौन सा आ जाएंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेजिडुअल इनकम, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। नॉन फाइनेंशियल में आ जाएगा बैलेंस स्कोर कार्ड, परफॉर्मेंस पिरामिड, परफॉर्मेंस प्रिज्म और बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल और ट्रिपल बॉटम। क्लियर बात नहीं। तो डिविजनल परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं शॉर्ट में, तो क्या कहना चाहते हैं हम, हाँ जी, डिविजनल परफॉर्मेंस सिस्टम मेजर, राइट। अगर कोई कंपनी डिसेंट्रलाइज होती है, तो सबसे पहली बात क्या है कि ईच डिवीजन, हर डिवीजन का आप सेपरेट परफॉर्मेंस सिस्टम बनाओ, हर डिवीजन का सेपरेट परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम बनाओ, राइट भाई। ठीक है, और ये एसेंशियल है टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ओके, हाँ जी।
देयर आर सम इश्यूज। क्यों? क्योंकि ये इंटरडिपेंडेंस होते हैं, क्योंकि ये हमारे हमेशा इंटरडिपेंडेंस होते हैं, क्योंकि हमारे इंटरडिपेंडेंस होते हैं। ओके, अब जैसे इंटर इंटर ट्रांसफर प्राइस होगा, एक डिपार्टमेंट दूसरे को ट्रांसफर करेगा, नहीं। कॉस्ट शेयर होगी, हेड ऑफिस की कॉस्ट कैसे शेयर होगी, तो ये सब डिस्प्यूट हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट। ओके, इनके लिए सबको अलग अलग परफॉर्मेंस मेजरमेंट करोगे, इसके लिए आप एबीसी या एबीएम, इंटर डिविजनल ट्रांसफर प्राइस, ये फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और हर डिविजनल के लिए जब आप अलग अलग रखोगे तो आप इंसेंटिव स्कीम फॉलो करो, ताकि वो मोटिवेट हो पाए। परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों होंगी। हाँ जी, फाइनेंशियल में क्या आ जाएगा? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजरमेंट। नॉन फाइनेंशियल, फाइनेंशियल में आ जाएगा आपका रेजिडुअल इनकम, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ईवीए। इसमें आ जाएगा परफॉर्मेंस प्रिज्म, परफॉर्मेंस पिरामिड, बैलेंस स्कोर कार्ड, बेंचमार्किंग, ट्रिपल बॉटम लाइन। ओके, और बैलेंस स्कोर कार्ड हो गया, परफॉर्मेंस बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल, ये सारे होते हैं। तो ये कहलाएगा डिविजनल परफॉर्मेंस, क्योंकि जब जितनी ज्यादा वो यूनिट डिसेंट्रलाइज होंगी, उतना ज्यादा हमारे पास काम का डिवीजन ज्यादा हो जाएगा। तो हर एक डिवीजन के लिए आपको अलग अलग मेजरमेंट इंडिकेटर चाहिए। चलिए, चल। हाँ जी, देखो, अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा है, इज कंसिडरिंग प्योर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर इंडिकेटर सफिशिएंट? मतलब क्या मैं केवल पैसे पर ध्यान दूं तो वो चलेगा? वो ये पूछना चाह रहा है। नहीं, देख, क्योंकि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे ठीक है, पैसा कमाना जरूरी है कंपनी के लिए, तभी वो शेयर होल्डर्स को सेटिस्फाई कर पाएंगे, तभी वो शेयर होल्डर्स अपना पैसा लगाएंगे। बट क्या मतलब ये यही जरूरी है? नहीं सर, ये शॉर्ट टर्म है। भाई कोई भी कंपनी अभी अगर मान लो प्रॉफिट नहीं कमा रही है, अब जैसे मान लो कहते हैं हम अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, ये अभी हो सकता है पैसे पेटीएम में पैसे नहीं कमा रहे हैं, बट कस्टमर सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर कस्टमर आपका सेटिस्फाइड हो गया, आपके एम्प्लॉय सेटिस्फाइड हो गए, आप सोसाइटी के प्रति अच्छा काम कर रहे हो, तो आज नहीं तो कल कमा लो। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं, सिंस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर जैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक वैल्यू एडिड, रिटर्न, रेजिडुअल इनकम, ये प्रॉफिट ओरिएंटेड है। ये मैनेजर को इंस्पायर तो कर सकते हैं बट शॉर्ट टर्म में नहीं। बट स्ट्रेटेजी नीड्स टू बी सस्टेनेबल अपार्ट फ्रॉम जस्ट प्रॉफिटेबल। मतलब एक ऐसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जो सस्टेन कर सके लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पर हम सबसे पहली बात क्या करें, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट कमा रहे हो? प्रॉफिटेबिलिटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेजुअल इनकम, ये भी है, ये शॉर्ट टर्म होते हैं। ये फाइनेंशियल तो दे रहे हैं प्रॉफिट, बट ऐसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जो लॉन्ग टर्म हो। ठीक है, इसलिए टू ओवरकम द इनएडुकेसी और अनजस्टिफेबल नेचर, इनका नेचर जस्टिफेबल नहीं है। ठीक है, नॉन फाइनेंशियल भी अप्लाई करने चाहिए। ठीक है, नॉन फाइनेंशियल क्या होते हैं? एक्शन बेस्ड इंडिकेटर होते हैं हमारे। मतलब अब जैसे एक्शन बेस्ड इंडिकेटर होते हैं, काम करोगे तो परिणाम आएगा। जैसे कस्टमर कंप्लेंट हैंडलिंग डिपार्टमेंट है, अगर एम्प्लॉय हमारे अनट्रेंड है, कस्टमर की बात ही नहीं सुन रहे, वो क्या कहना चाह रहे हैं? उनको हर बार ये कहते हैं ठीक है हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, बट दे आर नॉट एफिशिएंट, दे आर नॉट एलिजिबल टू सॉल्व द कस्टमर प्रॉब्लम। तो क्या होगा? कंपनी उतने फिर प्रॉफिट में नहीं जा पाएगी। तब हमें एम्प्लॉय को ट्रेन करना जरूरी है। तो उनकी परफॉर्मेंस यानी नॉन फाइनेंशियल इन एम्प्लॉय को ट्रेन करना हमें बहुत जरूरी है। अब जैसे आर&डी है, तो जितने ज्यादा एफर्ट्स आर&डी में लगाएंगे उतनी ब्रांडिंग बनेगी, उतनी हमारी ब्रांडिंग बनेगी हमारी। तो ये कहलाएगा हमारा नॉन फाइनेंशियल। ये एक्शन बेस्ड होते हैं, क्लियर पार्ट भी। तो यहाँ पर हम क्या कहना चाह रहे हैं बेसिकली, कि जो फाइनेंशियल इंडिकेटर होते हैं, जो हमारे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर होते हैं, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म होते हैं, ये हमारे शॉर्ट टर्म होते हैं। ओके, ये बहुत ज्यादा जस्टिफेबल नहीं होते, अनजस्टिफेबल होते हैं। ठीक है,
जैसे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड हो गया, रेजुलर इनकम हो गया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया। ओके, तो अब हमें क्या, ये ठीक है प्रॉफिटेबल होते हैं, प्रॉफिट मेजरमेंट होते हैं कि हम प्रॉफिट कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं, बट स्ट्रेटजी बनाने के लिए हमें नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर भी चाहिए। ये एक्शन बेस्ड होते हैं। एक्शन बेस्ड समझ गए कि भाई जैसा काम करोगे वैसा परिणाम आएगा, नहीं, जैसा आप काम करोगे वैसा परिणाम आएगा कि भाई कस्टमर कंप्लेंट हैंडलिंग, इसके लिए हमें स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग देने की जरूरत है, एडुकेट स्टाफ होना चाहिए। R&D में हमें एफर्ट्स पुट करने चाहिए प्रॉपर, तभी हमारी ब्रांडिंग बनेगी। तो ये कहलाएंगे हमारे नॉन फाइनेंशियल, ये लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए जरूरी होते हैं, ये हमारे लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए जरूरी है। ओके, चलिए, तो फाइनेंशियल कौन से हो गए, प्रॉफिट कमाते हैं, चलो बेटा ठीक है, हर कंपनी का मेन पर्पज है प्रॉफिट कमाना, बट प्रॉफिट कमाना शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए हमारे एम्प्लॉय सेटिस्फाई होने चाहिए, हमारे कस्टमर सेटिस्फाई होने चाहिए, हमारे कस्टमर सेटिस्फाइड हो, हमारे एम्प्लॉय सेटिस्फाइड हो, राइट, ये कहना है। ये एक्शन बेस्ड होते हैं बेसिकली, क्लियर, चलिए।